हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और आज का हमारा चैप्टर है अधातुएं एवं इनके यौगिक। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में से आप लोगों के सिर्फ इस वीडियो में से ही आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इसके अंदर जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके बाद में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन क्या है भाई? अपनी आवर्त सारणी में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आने वाला एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, वो है हाइड्रोजन। चलिए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, यही बोला था मैंने अभी। यह अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे कैसा है? हल्का। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 0। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या जब 1 है, बाकी जितने भी आवर्त सारणी में एलिमेंट हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या 1 से तो अधिक है, तो ये सबसे ज्यादा कैसा होगा? हल्का होगा। अपनी पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की? सन 1766 में कैवेंडिश ने इस गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? कैवेंडिश ने बनाया था। किसके द्वारा बनाया था? देखिए, आयरन के ऊपर, आयरन है अपना Fe। ठीक है, याद हो गए होंगे अभी तक ये फॉर्मूले सारे कि आयरन का फॉर्मूला क्या है? Fe। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। देन हमारा क्या बनता है? H2 गैस मुक्त होती है और क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बनाया इसको? कैवेंडिश ने बनाया था। किसके द्वारा? आयरन पर H2SO4 की क्रिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1783 में लेवोशिए ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। हाइड्रोजन नाम किसने दिया? लेवोशिए ने दिया था। हाइड्रोजन बनाया सबसे पहले किसने था? कैवेंडिश ने बनाया था। ठीक है, चलिए, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, जो कि मैं बता चुकी हूं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ये भी आप सब लोगों को पता है। यह क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों में समानता प्रदर्शित करता है। भाई कैसे? ये हमारी आवर्त सारणी थी, ठीक है, और यहां पर हमारे क्या आ रहे थे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यही थी। इस तरीके से हमारी आवर्त सारणी थी। ये क्या था? एस ब्लॉक, और ये क्या था अपना? कौन सा था? डी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक था। ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पर ये अक्रिय गैसें थी, और अक्रिय गैसों से पहले हमने क्या पढ़ी थी? हैलोजन्स। ठीक है, और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन रखा गया है। लेकिन अभी इसके अंदर जो समानताएं प्रदर्शित करता है, जैसे क्या? अब इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब 0 हो जाते हैं, तब कैसा हो जाएगा? ये अक्रिय गैस विन्यास जैसा हो जाएगा। और यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, यहाँ पर 17 वर्ग की जो एलिमेंट्स होती हैं, हैलोजन्स जो होते हैं, उनको क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये भी क्या कर लेता है? अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है। इसीलिए ये बोला है कि ये तो क्षारीय धातु है, कि ये क्षारीय धातुओं से और हैलोजन दोनों से क्या शो करता है? समानता शो करता है। याद रखना है ये किस किस के साथ समानता प्रदर्शित करता है? क्षारीय धातु प्लस हैलोजन दोनों से। क्यों रखता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर लगभग 0.9%, कितना है? 0.9% भार के अनुसार हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यह सूर्य और चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वहां पर सूर्य के पास में इनकी कुछ रिएक्शंस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से सूर्य चमकता है। ठीक है, चलिए, समस्थानिक, जो हमारा हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं, याद रखने हैं भाई। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक मिलते हैं? 3 समस्थानिक मिलते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, ये बताया था मैंने कि उसका भार जो होगा वो इस साइड लिखा जाएगा। ऐसे ही ड्यूटेरियम 1H2 और यहाँ ट्राइटियम 1H3। ये इनके क्या है? विन्यास है। इस तरीके से इनको लिखने का तरीका है। ठीक है, आ गया कि ये ट्राइटियम का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनका द्रव्यमान, अब इसका द्रव्यमान कितना है? 1, इसका 2 है और इसका कितना है? 3। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम रहेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखिए प्रोटियम के अंदर कितना है? 1, न्यूट्रॉन 0 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1। अब ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो कितना होगा? 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 और आ जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1। तो ये किसकी है स्ट्रक्चर? किसकी है? ड्यूटेरियम की। और ट्राइटियम की देखिए इस तरीके से होगी। यहाँ पर न्यूक्लियस, प्रोटॉन कितना है भाई? 1 है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2 होंगे, क्योंकि पूरा द्रव्यमान कितना है? 3, और इसके अंदर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो किसकी है? प्रोटियम की स्ट्रक्चर, ये ड्यूटेरियम की और ये ट्राइटियम की। ठीक है, समझ में आई? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ट्राइटियम निम्न प्रकार विघटित होता है। अब ये ट्राइटियम है, अब ये किस तरीके से विघटित हो रहा है? देखिए, अब ये ट्राइटियम 2He, मतलब इसके अंदर से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। ये क्या है? अब एक तरीके से बीटा पार्टिकल। अब जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में क्या होता है? 1 की वृद्धि होती है। अब इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 ऐड हो जाएगा इसके परमाणु क्रमांक में, तो कितना हो गया? 2 किसका होता है? हीलियम का। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 3 का 3 रहेगा, और यहाँ पर बीटा पार्टिकल। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है रेडियो एक्टिव क्षय के अंदर कि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब 2He3 हीलियम का ये रासायनिक समस्थानिक है, और ये किसका समस्थानिक है? ये हीलियम का समस्थानिक है, क्योंकि समस्थानिक वह होते हैं जो कि परमाणु क्रमांक तो उनका सेम होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए, डाइहाइड्रोजन बनाने की विधियां। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम डाइहाइड्रोजन किस तरीके से बनाते हैं। तो एक तो हम प्रयोगशाला विधि होती है, एक पुराने मेथड के द्वारा भी हम बना रहे होते हैं, और कुछ नई विधियां होती हैं जिनको हम न्यू मेथड के द्वारा बना रहे होते हैं। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर देखिए, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को क्या करेंगे? जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ करा रहे हैं? जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। तो जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, और किसके साथ रिएक्शन हो रही है जिंक की? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जिंक सल्फेट बना रहा है, वही सेम टू सेम वही रिएक्शन है। इसमें आयरन की जगह किसके साथ रिएक्शन कराई है? जिंक के साथ कराई है, और H2 गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जल के विद्युत अपघटन के द्वारा, अब हमारा वाटर है, ठीक है, अब इसका विद्युत अपघटन कराया जाएगा। तो एक तरफ तो क्या बनेगा? H+ और दूसरी तरफ क्या बनेंगे? OH-। तो H+ है जो कलेक्टिवली क्या बना लेंगे? हाफ H2। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जल के विद्युत अपघटन द्वारा जब थोड़ा सा अम्लीय क्षार डालकर पानी का विद्युत अपघटन कराया जाता है, तब हाइड्रोजन कहाँ पर एकत्रित होती है? कैथोड के ऊपर। अब जो ये कैथोड है, कैथोड पर हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ H2 में। तो H2 कहाँ मुक्त होगी? हाइड्रोजन कहाँ मुक्त होगी भाई? कैथोड के ऊपर। यह विधि उन स्थानों पर प्रयोग में उपयोगी होती है जहां पर विद्युत कैसी होती है? सस्ती। ठीक है, इस तरीके से विद्युत अपघटन हो रहा है, और यहाँ पर हमारा H2 गैस बन रही है और O2 गैस बन रही है। ठीक है, चलिए, धातु पर अम्लों की क्रिया के द्वारा वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी आप सब लोगों ने पढ़ी थी, मैंने एक गाना लर्न कराया था, लेके कान्हा बारात बड़े मजे से आला। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आ रही थी, हाइड्रोजन से ऊपर आ रही थी, कौन सी? लिथियम, पोटेशियम, Ca, इस तरीके की मेटल्स।
जो धातु है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव E0 धनात्मक होता है। तो ये इनका मानक ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो अम्लों की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस, वो मानक अपचयन विभव था जो नेगेटिव था, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो उनका हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। कैसे? कौन कौन सी हैं? जिंक है, मैग्नीशियम, जितनी भी हैं, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी लर्न करने की जरूरत है। तो उसके हाइड्रोजन से ऊपर जितनी आने वाली मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक है और आयरन है। तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और H2 गैस मुक्त कर रहा है। ऐसे ही आयरन HCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बना रहा है और H2 गैस मुक्त कर रहा है। आई बात समझ में? सिर्फ इतना समझना है इसके अंदर कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं? तनु H2SO4 या फिर HCl अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करती हैं? H2 गैस मुक्त करती हैं। चलिए, कैल्शियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया द्वारा बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रिया में उत्पन्न कैल्शियम सल्फेट कैसा होता है? अविलेय होता है। अब ये कैसा हो गया? अविलेय हो गया, तो इकट्ठा होता रहेगा, तो ये इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। कुछ धातुएं जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, अब ये तो क्या थी? हाइड्रोजन से नीचे आ रही थी, नीचे वाली थी ना, क्या था? छापा CHAPA, ठीक है, तो छापा कॉपर HgAu, ठीक है, इस तरीके से मेटल्स थी। तो कुछ धातुएं जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए, धातुओं पर क्षारों की क्रिया के द्वारा धातुएं जैसे मान लो मेरी कोई भी धातु है वो क्षार के साथ क्रिया कर रही है, तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? H2 गैस मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बनता है? एक अडक्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे NaAlO2, इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर सोडियम टिन ऑक्साइड बन जाएगा और जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ में H2 गैस मुक्त हो रही होगी। तो अपन को सिर्फ ये याद करना है कि धातुएं NaOH के साथ रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में? भाई वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या करती हैं? H2 गैस मुक्त करती हैं और सोडियम धातु और ऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं? धातु ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, धातुओं पर जल की क्रिया के द्वारा, अब धातुओं पर जल की क्रिया हो रही है, उनके द्वारा भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन जल के साथ क्रिया करके धातु भी तो क्रिया करेगी, तो धातु क्या कर लेगी? बेस बना लेगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन हो रही है कि कौन कौन सी धातु है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि कमरे के ताप पर जल से क्रिया करके क्या मुक्त कर रही है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। लेकिन सोडियम, अब सोडियम है, अब सोडियम को हमने वाटर के अंदर ही रखेंगे। अगर सोडियम को हम वाटर के अंदर रखते हैं तब क्या होता है? ये रिएक्शन होती है और H2 गैस मुक्त करती है, मुक्त होती है। तो NaOH जो है ये तो लगातार बनता रहेगा और H2 गैस मुक्त होती रहेगी। तो ये तो रिएक्शन हो रही है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा सोडियम तो रहेगा ही नहीं सोडियम की फॉर्म में। तो इसीलिए हम सोडियम को क्या करते हैं? ठंडे केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर नहीं रखते हैं। जब हम सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन तब भी कराते हैं जब हमें H2 गैस प्राप्त करनी होती है या फिर NaOH बनाना होता है। लेकिन इसीलिए हम सोडियम को वाटर के साथ नहीं रखते हैं, किसके साथ रखते हैं? ठंडे केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सोडियम को ठंडे केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, पानी के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है, वाटर के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH और H2 फॉर्म कर लेता है, इसीलिए नहीं रखा जाता है। चलिए, ऐसे ही पोटेशियम है, सेम टू सेम वही रिएक्शन हो रही है। अब कम क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि केवल गर्म जल से ही क्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। वही सेम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और H2 गैस मुक्त कर देंगे। चलिए, वॉश विधि ये लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है, भाई क्वेश्चन आता है। ये कौन सी विधि है? व्यापारिक विधि है, जिसको हम किसके बिजनेस के अंदर यूज में लेते हैं, क्योंकि हमें अगर H2 गैस बड़े स्केल पे बनाना है तब हम कौन सी विधि लेंगे? वॉश विधि यूज में लेते हैं। इस विधि में
वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है भाई, COH2। कभी कभी ये वाटर गैस का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में ऑक्सीकृत करके किस में पृथक कर लिया जाता है, H2 गैस को पृथक कर लिया जाता है। किस तरीके से रिएक्शन होती है, कार्बन की पहले हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 1270, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तब हमें क्या मिलता है, CO और H2 वाटर गैस मिलती है। और वाटर गैस की रिएक्शन हम क्या करते हैं, स्टीम के साथ रखते हैं, तब क्या होता है, और साथ में उत्प्रेरक कौन कौन से यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। देख लीजिए, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 673 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बन रहा है हमारा, देखिए CO2 गैस मुक्त हो रही है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस में चेंज हो रही है, CO2 गैस के अंदर चेंज हो रही है और H2 गैस मुक्त हो रही है। आई बात समझ में, क्या होता है वॉश विधि के अंदर, वॉश मतलब वॉश किसके द्वारा, वाटर गैस के द्वारा। ठीक है, वाटर गैस क्या है हमारी, CO और H2। CO किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए CO2 को उच्च दाब 25 से 30 वायुमंडल पर जल में घोलकर या सोडियम आर्सेनाइड विलयन में प्रवाहित करके भी पृथक किया जा सकता है। अब इसमें जो हमारा CO2 बन तो गया, अब ये CO2 को हम अलग कैसे करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये H2 गैस ही चाहिए, तो इसको पृथक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड यूज में लेते हैं, जो कि CO2 को पृथक कर देता है। चलिए, लेने विधि, लेने विधि के अंदर क्या होता है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और रक्त तप्त किए हुए लोहे को, लोहे पर क्या करते हैं, भाप प्रवाहित करते हैं। जैसे ये आयरन है, ये कैसा है, रक्त तप्त है। ठीक है, रेड हॉट क्या है, आयरन है, बिल्कुल गर्म किया हुआ है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब इसके अंदर हम भाप प्रवाहित करेंगे, भाप क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर का H2O का फॉर्मूला यही होता है, भाप का भी फॉर्मूला यही होगा। तो क्या बनता है हमारा, Fe3O4 बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, साथ में 4H2 मुक्त हो जाएंगे, H2 गैस मुक्त होगी। अब देखिए ये वाला जो साइन है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, इधर भी रिएक्शन हो रही है और इधर भी हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो कैसी है, उत्क्रमणीय है। मतलब साम्य अवस्था में तो ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें एक प्रावस्था आती है, वो कौन सी होती है, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में तो ऐसे होता है कि ये रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है, तो ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुक गई है। अब क्या होगा, तो हमें इसके लिए हमें Fe3O4 या फिर H2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये सीधी डायरेक्शन में होगी। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अतः हाइड्रोजन का निरंतर हटाया जाना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर हाइड्रोजन हम नहीं निकालेंगे तो वापस ये Fe3O4 H2 के साथ रिएक्शन करके आयरन और H2O बना लेगा, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। चलिए, Fe3O4 को पुनः लोहे में बदलने के लिए इस पर गर्म अवस्था में वाटर गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, Fe3O4, और इसका अपचयन करके हम आयरन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें Fe3O4 पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन के द्वारा हमें क्या बन जाता है, आयरन और CO2 फॉर्म हो जाता है, या फिर H2 की रिएक्शन के द्वारा देखिए वापस ये Fe और 4H2O फॉर्म कर रहा है, देखिए। ठीक है, चलिए भौतिक गुण अब देखते हैं। ये तो हमने देखी थी कि हाइड्रोजन की बनाने की विधियां, कि हाइड्रोजन किस तरीके से बनाया जाता है। हमने पहले देखी थी कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि, फिर दूसरी हमने कौन सी देखी थी, व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि में हमने दो विधियां देखी थी, एक तो वॉश विधि, दूसरी लेने विधि। अभी देख रहे हैं हम भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंदर देखिए हाइड्रोजन जो होती है, हमें दिखती है क्या, हाइड्रोजन नहीं दिखती ना, तो कैसी होती है, रंगहीन होती है, और कैसी होती है, टेस्टलेस होती है, स्वादहीन होती है, और साथ में ऑर्डरलेस गैस होती है। अगर हमारे चारों तरफ गैसें हैं, अगर इसमें ही स्मेल होती तो फिर हमें स्मेल आ रही होती ना, सबसे ज्यादा तो हमारे चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यह जल में बहुत कम विलेय होती है। कैसी होती है, जल में बहुत कम विलेय होती है, और कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। क्यों होती है भाई, देखिए हाइड्रोजन H और H, ठीक है, ये कैसा है, अध्रुवीय मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा है, 0, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है, 0 है। तो ये जल कैसा है हमारा, वाटर कैसा है, पोलर है, H2O कैसा होता है, ध्रुवीय अणु होता है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय को अपने अंदर घोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होती है, जल के अंदर विलेय नहीं होती है। यह सबसे हल्की है, वायु की अपेक्षा इसका घनत्व कितना है, 0.0695।
ठीक है, कैसी होती है, हल्की गैस है। इसका गलनांक कितना है, 13.96 केल्विन एंड क्वथनांक 20.4 केल्विन होता है। ये लर्न करना है आप लोगों को, एक बार देख लेना। चलिए, यह जलती है किंतु जलने में सहायक नहीं है। मतलब अगर हम जैसे जलने में जो सहायक गैस है वो N2 गैस है, अगर हम उसकी प्रेजेंस, ये खुद जलती है, ये वाली गैस जलने में सहायक नहीं होती है। निम्न ताप और उच्च दाब पर इसको क्या किया जा सकता है, लिक्विड के अंदर चेंज किया जा सकता है। अगर हम दाब बढ़ा दें, उच्च दाब कर दें और ताप कैसा कर दें, कम कर दें, तो ये कैसी हो जाएगी भाई, द्रवित अवस्था में चेंज हो जाएगी। निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, समझ में आया कि क्या क्या नाम है इनके, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, आयरन और कॉपर आदि धातुएं एक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस के आयतन को अधिशोषित कर सकती हैं। मतलब जो हमारी ये मेटल्स हैं, ये धातुएं जो है, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, आयरन और औरम, इसको बोलते हैं सोना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि जो अपना H2 गैस होती है, इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये H2 गैस को क्या कर लेती हैं, अधिशोषित कर लेती हैं, मतलब सोख लेती हैं इसको। यह द्विपरमाणुक गैस है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी कैसी होती है, बहुत उच्च होती है। कैसी होती है भाई, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इनकी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए, रासायनिक गुण, उच्च हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंद एंथैल्पी के कारण कक्ष के ताप पर हाइड्रोजन अत्यधिक कैसी होती है, सक्रिय नहीं होती है। क्योंकि देखिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसकी, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी अपने पास है नहीं, क्योंकि ये कक्ष के ताप पर ज़्यादा एनर्जी इसमें होती ही नहीं है। तो एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी तो फिर कैसा होगा, रिएक्टिव नहीं होगा, और रिएक्टिव नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा सक्रिय नहीं है। अतः अन्य तत्वों के साथ ये तीव्रता से क्रिया नहीं करता। एक तो ये अध्रुवीय होता है, तो क्या करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, और अपना बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन आ गई। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं करेंगे, इसकी खुद की एनर्जी होगी, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, H2 2000 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूटता है। लिटमस पत्र, ये कैसा होता है, अध्रुवीय है, ना ही ये एसिडिक है, ना ही ये बेसिक है, ये कैसा है, उदासीन है। तो लिटमस पत्र के प्रति कैसा होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए लिटमस पत्र पर एसिड और बेस का ही प्रभाव पड़ता है, लिटमस पत्र पर उदासीन परमाणुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, धातुओं के साथ क्रिया, या हल्की व क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि के साथ क्या बनाता है, संयोजी हाइड्राइड। मतलब ये कैसे हाइड्राइड फॉर्म करता है, आयनिक हाइड्राइड बनाता है। जैसे सोडियम H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड। तो हम एक बेसिकली ये देख लेते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट के साथ, जितनी भी S ब्लॉक धातु हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। और कैसे हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, ये आयनिक हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, आयनिक हाइड्राइड बना रहा है। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम भी किस में आ रहा है, S ब्लॉक एलिमेंट्स में है। कौन सी धातु है ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु है। अब ये गर्म करने पर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -1। अब चलिए, अब ये क्या कर रहा है, संक्रमण धातु जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम और निकिल आदि के साथ ये क्या करता है, उनके अंतराली हाइड्राइड बनाता है। मतलब उसमें अधिशोषण करने की पावर थी ना प्लैटिनम, हमने यही पढ़ा था, तो इसके बीच में ये फंस जाता है, जाके उसमें अवशोषित हो जाता है, तो अंतराली हाइड्राइड फॉर्म करता है। चलिए, अधातुओं के साथ क्रियाएं, अधातुएं कहाँ आ रही थी अपनी, पी ब्लॉक के अंदर, इधर वाला साइड था। जो बोरोन के बाद में आ रहे थे वो सारे के सारे इस साइड क्या थे, अधातुएं थी। तो अधातुओं के साथ ये क्रियाशील निम्न प्रकार से करता है। तो देखिए सबसे ज्यादा ये क्रियाशील होता है किसके प्रति, फ्लोरीन के प्रति। फ्लोरीन से सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, देन क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील। अभी देखते हैं किस तरीके से, इसमें तो यह बहुत टाइम लगाता है, लेकिन यहाँ तो ये फटाफट रिएक्शन कर लेता है। फ्लोरीन के साथ तो देखो अंधेरे में रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में, ब्रोमीन को गर्म करने पर। लेकिन आयोडाइड के लिए तो, आयोडीन के लिए तो क्या करता है, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। उत्प्रेरक मतलब जहाँ कोई काम नहीं आ रहा होता है वहां पर हम क्या लेते हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इजीली रिएक्शन को करवा देता है। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये देखिए H2 की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं,
तब क्या हो रहा है, अंधेरे में ही हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके अंदर अब देखिए हाइड्रोजन की क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज है। देखिए उसमें धातुओं के साथ रिएक्शन हो रही थी, तब क्या बन रहा था, हाइड्राइड फॉर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर अधातुओं के साथ रिएक्शन हो रही है तब क्या बन रहा है, हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही H2Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, 2HCl फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही H2Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है। और इसमें हम प्लैटिनम उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, 673 केल्विन टेम्परेचर काम में ले रहे हैं, और क्या बन रहा है, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ये हमारा क्या है, धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड है, धातु ही है, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अब इनके साथ क्रिया करने पर क्या करता है, ये प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन जो करता है वो क्या करता है, प्रबल अपचायक की तरह काम करता है, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला बैठा हुआ है तो उसका अपचयन करके खुद अपचायक की तरह काम करता है। अतः यह धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देता है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब ये H2 क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 H2 है तो किस में चेंज कर देगा, कॉपर के अंदर चेंज कर देगा। अब इसने +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस कॉपर धातु का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, और H2O फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही ZNO, सेम टू सेम लेड ऑक्साइड, इन दोनों को आप लोग करके देखेंगे। देखिए आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सार है, सारी पूरी जितनी मैंने आपको 9 चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सबका सार ये है अपना चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों की ये वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे असंतृप्त कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन, देखिए ये जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, पूरे की पूरी चेन चल रही है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे जिनके अंदर CH2 डबल बॉन्ड, CH2 जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है वो कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो भी कैसा है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, निकिल प्लैटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया करके क्या बनाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। देखिए वहां पर सबके सब किसमें है, सिंगल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही इसमें ये रिएक्शन करके इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चलिए देखते हैं तेल का हाइड्रोजनीकरण कैसे। अब ये वनस्पति तेल है, ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में है, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वसा के अंदर चेंज कर देंगे, ठोस के अंदर चेंज कर देंगे। कैसे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, निकिल की प्रेजेंस में होगी और 473 केल्विन टेम्परेचर पे होगी और ठोस वसा बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन के उपयोग, कि हाइड्रोजन के उपयोग क्या है। पहले हमने क्या देखा, हाइड्रोजन की बनाने की विधियां देखी, फिर हमने भौतिक गुण देखे, फिर उसके रासायनिक गुण देखे और अभी हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन के उपयोग। यह कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में काम में आता है। कैसे होता है, कृत्रिम पेट्रोल जो बनता है ना अपना आर्टिफिशियल पेट्रोल, उसमें काम में आता है। द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन के रूप में ये रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रवित H2 और O2 की फॉर्म में ये रॉकेट का ईंधन का काम करता है। तो रॉकेट का ईंधन में काम में जो आने वाली गैस है वो कौन सी है, H2 और O2। वायुयान में प्रयोग करने के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम बेहतर मानी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय है। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं सक्रियता की, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा सक्रिय होती है एज कम्पेयर टू हीलियम, क्योंकि हीलियम तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हीलियम के अंदर खुद अपनी किस्में है, अपनी स्थायी अवस्था में है, इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और अक्रिय गैस विन्यास है इसका, इसीलिए हीलियम कैसी है, कम
सक्रिय है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसीलिए वैसे तो अपना H2 और O2 यूज में लिया जाता था, लेकिन आजकल हम हीलियम को उपयोग में लेते हैं। यह वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए काम में आती है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। यह प्रयोगशाला तथा उद्योग धंधों में भी अपचायक की तरह काम में आती है, मतलब जो अपनी मेटल्स थी उनको अपचायन करने में काम में आती हैं। यह अनेक यौगिकों जैसे अमोनिया को हैबर विधि और भाप अंगार जैसी विधियों में उत्प्रेरक की तरह काम आती है। जैसे अमोनिया की हैबर विधि होती है N2+3H2 आयरन और मोलिब्डेनम इसमें उत्प्रेरक की तरह काम आते हैं और 2NH3 फॉर्म कर लेता है, NH3 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है? अमोनिया की हैबर विधि है। ऐसे ही ये यूरिया और अमोनियम सल्फेट आदि बनाने में काम में आता है। तो देखिए हमारा H2 गैस का कितना उपयोग है। ठीक है, चलिए, यह अनेक प्रकार के कार्बनिक रसायनों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर H2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो मेथेनॉल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन अलग अलग तरीके की कार्बनिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? न्यूक्लियस के चक्रण के आधार पर। अभी तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, उनका भी चक्रण हो रहा होता है। चलिए देखते हैं, एक मिनट। हाइड्रोजन अणु दो प्रकार का होता है, ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो वाले में क्या होगा? हाइड्रोजन अणु में जब दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है। दोनों का चक्रण कैसे हो रहा हो? ऐसे, नाभिकों का, तब तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा ऑर्थो, और विपरीत डायरेक्शन में हो रहा होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा नाभिकों का चक्रण, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरा। ठीक है, चलिए, परम शून्य ताप पर हाइड्रोजन गैस शुद्ध पैरा अवस्था में होती है। ये याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है कि परम शून्य ताप पर जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो किस अवस्था में होती है? पैरा अवस्था में होती है। तथा साधारण ताप पर 0 डिग्री, परम शून्य ताप कौन सा होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमारा किस में मिलेगा? पैरा पोजीशन में, पैरा स्टेट के अंदर मिलेगा। लेकिन जब हमारा रूम टेम्परेचर होगा, साधारण ताप मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो और पैरा का अनुपात कितना होता है? 3:1, मतलब 3 तो हमारा ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो में मिलेगा और 1 इसमें से पैरा पोजीशन में मिलेगा, पैरा अवस्था में मिलेगा। ठीक है, इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं, किंतु इनके रासायनिक जो गुण हैं, जैसे H2 है, इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस कहाँ डिफरेंस है? नाभिक के चक्रण पर। तो इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन इनकी क्वथनांक, ऊष्मीय चालकता और विशिष्ट ऊष्मा भिन्न भिन्न होती हैं। ये तीनों गुण आप लोगों को लर्न करने हैं कि कौन कौन से भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है हाइड्राइड। हाइड्राइड कैसे? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन H- की फॉर्म में मिलता है उनको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, इन यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। और हाइड्राइड के प्रकार, हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। ठीक है, याद हो जाएंगे, आयनिक, सहसंयोजक और तीसरा धात्विक। चलिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। आयनिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन के S ब्लॉक के तत्वों के साथ बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक हाइड्राइड। देखिए ये यहाँ पर भी काम आ रहा है, और धातु अधातु मैंने पढ़ाए थे, वहां पर भी सेम चीज थी कि जो आयनिक हाइड्राइड बना रहे थे वो कौन बना रहे थे? धातु। इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व, अगर ये आयनिक होंगे तो कैसे होंगे? गलनांक, क्वथनांक इनके उच्च होंगे। और इनका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि ये क्षारीय धातुओं के साथ क्या बना रहे हैं? हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं। और ये गलित अवस्था में विद्युत का क्या कर रहे हैं? चालन। आयनिक है तो क्या करेंगे? चालन भी करेंगे, किसका? विद्युत का। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। याद हो गया? कुछ भी नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो धातु होती हैं वो क्या करती हैं? जो एस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? धातुएं बोलते हैं। और जो धातु होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? धातु हाइड्राइड बनाती हैं। और वो आयनिक हाइड्राइड बना रहे हैं तो गलनांक, क्वथनांक उच्च होने, उनके घनत्व भी उच्च होगा। लेकिन साथ में वो क्षारीय धातु हैं तो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे उनके जो हाइड्राइड्स होंगे। और गलित अवस्था में वो
विद्युत का चालन कर रहे हैं। चलिए, वे जल के साथ विस्फोटकीय रूप से अभिक्रिया करके डायहाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि वाटर के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड क्षार दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। चलिए, आणविक हाइड्राइड या सहसंयोजक हाइड्राइड, दूसरे टाइप के हाइड्राइड कौन से हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड। सहसंयोजक हाइड्राइड कौन बनाएंगे भाई, विपरीत पी ब्लॉक के तत्व। ये कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। ठीक है, और इनका गलनांक क्वथनांक विद्युत चालकता कैसी होती है, उनके कंपैरिजन में कम होती है। ये पुनः निम्न प्रकार के होते हैं। अब इनके टाइप्स देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके 3 तरीके के हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं। सहसंयोजक हाइड्राइड जो हैं वो 3 तरीके के हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन पूर्ण हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन बहुल हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कौन से बनाएंगे, जो 13 वर्ग की एलिमेंट्स कौन कौन सी है भाई, बोरोन वाली फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो ये कौन सी है, बोरोन की फैमिली। तो ये बोरोन के जितने भी बोरोन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। ठीक है, तो जैसे B2H6। इलेक्ट्रॉन पूर्ण हाइड्राइड जो 14 वर्ग की फैमिली कौन सी है भाई, कासी, गए, सोनार, पंबित। ठीक है, याद होगी अब तक तो। ठीक है, तो इनके जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे, इनकी +4 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके हाइड्राइड बनेंगे CH4 SiH4। तो ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन पूर्ण हाइड्राइड, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जिनके ऑक्टेट से ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुल हाइड्राइड 15, 16, 17 वर्ग के जो तत्व हैं वो क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुल हाइड्राइड, जैसे H2O, NH3 और HF। ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, आप लोगों को सबको लर्न है, एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड कौन से बनाते हैं भाई, D और F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्राइड। तो देखिए इस तरीके से लर्न कर लेंगे, आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक के तत्व, सहसंयोजक हाइड्राइड P ब्लॉक के तत्व और धात्विक हाइड्राइड D और F ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। ये अरासमीकरणमिति यौगिक है तथा चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या शो करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक में समूह 7, 8, 9 की धातुएं हाइड्राइड नहीं बनाती हैं। 7, 8, 9 की धातुएं कौन कौन सी है भाई, डी ब्लॉक के अंदर इधर वाली, सत्य, व, कर, मन, फी, को, नी, को, जन। ठीक है, ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 कौन कौन सी बोला है इन्होंने, 7, 8 और 9। ये जो मेटल्स की धातुएं हैं ये क्या नहीं बनाती हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करती हैं। ये आवर्त सारणी में यह क्षेत्र हाइड्राइड अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्राइड अंतराल क्षेत्र कौन सा है, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूरा पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम गलत नहीं कर आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों ने देखी, बहुत ध्यान से देखी है। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे H2O मॉलिक्यूल। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।